हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अरुण। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फर्स्ट पेपर है और उसकी तृतीय यूनिट मध्य प्रदेश राज्य की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर हम लोग, और जो उसमें राजनीतिक व्यवस्था है आज उसमें पार्ट है एक सेकंड लेक्चर के रूप में संविधान के भाग 6। संविधान का जो भाग 6 है भाई छात्रों, वो किससे संबंधित है? वो राज्य की कार्यपालिका को बताता है। यानी इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाग 5 किससे संबंधित है? वो केंद्र की व्यवस्थापिका से संबंधित है, जो कार्यपालिका से संबंधित है। उसी तरीके से संविधान का भाग 6 जो संबंधित है वो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। तो इसको लर्न करके रखना है पहला। दूसरी चीज है कि राज्य की जो कार्यपालिका है या जो राज्य की व्यवस्था है वो किस आधार पर कार्य करती है। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं? तो भाई छात्रों 3 लोग यहाँ पे होते हैं। एक राज्यपाल, ठीक है। दूसरा राज्य की मंत्रिपरिषद, जो मंत्रियों की परिषद होती है, क्योंकि जो राज्य की व्यवस्था होती है वो विभिन्न मंत्रियों, विभिन्न मंत्रालय के माध्यम से चलती है और उन मंत्रालय के जो प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख, वो मंत्री होता है। तो इसलिए राज्य मंत्रिपरिषद। और एक तीसरी चीज है कि इनका सबका जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो 3 चीजें हैं कार्यपालिका, जिसकी राज्यपालिका जो चलती है उसमें राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री 3 लोग जिम्मेदार हैं कि किसी राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है, डेवलपमेंट है, ये सब पूरे प्रॉपर रूप से चले। तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में, ठीक है। तो जो राज्य का राज्यपाल है छात्रों, वो अनुच्छेद 153 में वर्णित है, ठीक है। तो आपको याद करना चाहिए कि जैसे भाग 5 के अंदर में देखेंगे तो आर्टिकल 52 ये प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। यानी किसी देश का जो मुखिया है वो आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। इसी तरीके से अगर 152 में 101 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो राज्य वाले पार्ट में से अगर 101 जोड़ेंगे तो ये जो केंद्र का जो भाग है और उसमें 101 जोड़ देंगे तो राज्य वाला भाग आने लगता है। जैसे 52 राष्ट्रपति की बात करता है तो वहां पर 101 वो बात करता है राज्यपाल का, यानी राज्य के प्रमुख का। तो भाग 5 52 है, तो भाग 6 को लाना है तो 100 जोड़ देना है तो राज्य के मुखिया के रूप में आ जाएगा राज्यपाल। तो आई होप अब आप इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन भाई छात्रों कभी कभी आपने देखा होगा एक 7वां संविधान संशोधन 1956 भी पारित किया गया और इसमें अनुच्छेद 153 में थोड़े से चेंजेस किए गए, संशोधन किया गया कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी एक राज्यपाल, जैसे उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल माननीय जो है आनंदी बेन पटेल जी हैं, तो इनको एक समय था कि मध्य प्रदेश का 2 बार ऐसा समय हुआ कि अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, ठीक है। अतिरिक्त प्रभार के रूप में एमपी का भी गवर्नर बनाया गया। तो ये पहले तो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग था, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, तो राज्यपाल के संदर्भ में ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, तो इसको लर्न करके रखना है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें बात आ रही है कि राज्य 153 है, ये कार्यपालिका प्रधान के रूप में, यानी राज्य के जितने समस्त कार्य होते हैं उनका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति जो होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और राज्य का प्रथम नागरिक इसको, यानी जिस प्रकार किसी देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से किसी राज्य का प्रथम नागरिक यानी सबसे बड़े ऑफिसर के रूप में वो राज्यपाल होता है, संविधान प्रमुख के रूप में होता है, जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं
कि 153 के बाद में आर्टिकल 154 की बात कर रहे थे भाई छात्रों, और 154 के अंतर्गत एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है, उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, और वो ये है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कि जो सेंट्रलाइज, हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है कि अविभाजित राज्यों का जो विभाजित नहीं हो सकते, ठीक है, एक ऐसा राज्य मतलब एक ऐसा देश है जो अविभाजित राज्यों से संबंधित है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि विभिन्न राज्य, जो भी राज्य सरकारें हैं, वो सब ओवरऑल यूनिटी बनाए रखने के लिए केंद्र के अंतर्गत चलती हैं। इसीलिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इसको माना जाता है कि केंद्र सरकार का प्रत्येक राज्यों में एक अपना प्रतिनिधि होता है, और वो प्रतिनिधि कौन होता है? वो होता है गवर्नर यानी राज्यपाल। और यह केंद्र व राज्य के सुदृढ़ पुल के रूप में भी काम करता है, यानी जो केंद्र की, क्योंकि आपने देखा होगा कि राज्य के अंदर में और केंद्र के अंदर में बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पर ये राज्य वसूलता है, केंद्र भी वसूलता है, कभी कभी राज्य वसूलता है लेकिन केंद्र के पास जमा करता है, और कुछ योजनाएं राज्य भी संचालित होती हैं और कुछ योजनाएं केंद्र से भी संचालित होती है। ये डिपेंड करता है कि वह विषय राज्य सूची का विषय है या वह विषय केंद्र सूची का विषय है, या ऐसा विषय जो दोनों के संदर्भ में आता है, समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची मतलब दोनों उस पे कानून बना सकते हैं। राज्य सूची का विषय है तो वो राज्य बनाएगा, केंद्र सूची का, तो इन दोनों के पुल के रूप में, एक सुदृढ़ पुल के रूप में कार्य करता है। तो बीच में कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, तो आर्टिकल 54 ये कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पुल का काम करता है, या इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम केंद्र सरकार का अभिकर्ता भी कहा जाता है, यानी एजेंट है एक प्रकार से। ठीक है, और साथ ही साथ में जो राज्य मंत्री परिषद है, जो राज्य के अंदर में विभिन्न, उनकी सलाह भी, ठीक है, उनको सलाह भी देने का कार्य करता है। तो ये दोनों चीजें, राज्य केंद्र का अधिकर्ता भी है और राज्य की मन परिषद का सलाह करने का कार्य संपादित करता है, आर्टिकल 154 बताता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 155 का। ये क्या है भाई? वो ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया संविधान में वर्णित नहीं है। तो बड़ा ही प्रश्न है कि राज्यपाल के लिए क्या कोई प्रक्रिया दी गई है, ऐसे ऐसे वोटिंग होगी, ऐसा होगा? कोई नियुक्ति की प्रक्रिया वर्णित नहीं है। ना ही नियुक्ति की प्रक्रिया वर्णित है और ना ही निर्वाचन, उनका निर्वाचन कैसे किया जाए, और ना ही हटाने की भी प्रक्रिया वर्णित है। मतलब आर्टिकल 155 यह ऐसा है कि जो राज्यपाल कौन बनेगा, क्या होना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रावधान तो हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति के लिए, उसके निर्वाचन के लिए, उसको हटाने के लिए ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, इसका वर्णन संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया। तो फिर ये कैसे आता है? यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब तक राष्ट्रपति की कृपा बनी रहती है तब तक ये अपने पद पे रह सकता है। एक बार 5 साल के लिए नियुक्त होता है, साथ ही साथ ये भी लिखा रहता है कि अगले राष्ट्रपति के अगले आदेश तक, यानी वह 5 साल से पहले भी प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जा सकता है। अब आपको पता है कि प्रेसिडेंट किसके सलाह से करता है? जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, जो केंद्र में मंत्रिमंडल होता है, उसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह से प्रेसिडेंट काम करता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ये व्यवस्था आर्टिकल 155 करता है। अब भाई देखिए 156 की बात की जाए, काफी महत्वपूर्ण है कि 156 क्या कहता है। तो आर्टिकल 156 ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा देगा, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। लेकिन अगर ये इस्तीफा देना चाह रहा, अगर कोई स्वास्थ्य कारण है या किसी अन्य कारण से भी अगर ये जो है कार्य नहीं करना चाहता, तो ये प्रेसिडेंट को नामित करते हुए अपना इस्तीफा लिखेगा कि हम इस कार्य को करने में असक्षम हैं और
हम यह पद त्याग देते हैं। तो आर्टिकल 156 ये बताता है कि राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा देगा। ठीक है, इस्तीफा दिलाने के लिए कोई प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, ना नियुक्त के लिए प्रक्रिया का वर्णन। तो 55 कोई निर्वाचन नियुक्ति की प्रक्रिया वर्णित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। और 56 कहता है कि राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए यह इस्तीफा दे सकता है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से लर्न हो गया। अब हम आर्टिकल 157 देखिए, मेन जो आर्टिकल हैं उन्हीं को लर्न करना है छात्रों, क्योंकि पूरा लर्न नहीं करना, लेकिन ये चूंकि जरूरत के हैं इसलिए। तो आर्टिकल 157 और 158 ये दोनों मिला करके क्या करते हैं कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्यपाल होने के लिए उसकी कुछ न्यूनतम अहार्ताएं हैं, ठीक है, वो फुलफिल करना चाहिए। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति? एक वह कि जो भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन है। यानी कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहा होगा, भले वो कितना पावरफुल क्यों ना हो, वह नागरिक जो है राज्यपाल नियुक्त होने लायक नहीं, यानी भारत की नागरिकता हो। दूसरी चीज है अमुक राज्य का नागरिक हो, ठीक है, नागरिक ना हो। तो देखिए ये भी एक बात है, अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के हैं तो आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त नहीं होंगे। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में राज्यपाल नियुक्त नहीं होंगे, भले आप राजस्थान में हो जाए, उत्तराखंड में हो जाए, एमपी में हो जाए, लेकिन यूपी में नहीं होंगे। तो दूसरी कंडीशन। तीसरी बात बता रहा है कि मिनिमम 35 वर्ष की आयु पूरी ना हो। जैसे हमारे तमाम विद्यार्थी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जिनकी एज कम है, तो वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं अभी कौन सा एज भागी जा रही है, अभी 35 साल भी नहीं हुआ, ठीक है, तो वो गवर्नर की सीधा तैयारी करने लगते हैं। तो 35 वर्ष की आयु पूरा नहीं है, इसलिए भी अपना मदमस्त रहते हैं। 35 वर्ष हो जाए तो राज्यपाल वगैरह की हो जाए तो डायरेक्ट ही वही फॉर्म भरेंगे। तो इसलिए भाई छात्रों इसको ध्यान रखिएगा कि 35 वर्ष की आयु के पहले ही आप कंपटीशन में अपनी भूमिका इस कदर में बनाइए कि ताकि आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाए। किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई पेंशन या किसी भी प्रकार के पद प्रतिष्ठा पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए। वो जीवन में अपना ये सब काम करके निवृत्त ले चुका हो, तभी वह व्यक्ति क्या बनेगा? राज्यपाल के लिए। दूसरी चीज यहाँ पर कि संविधान, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, यहाँ सबका सदस्य ना हो, ठीक है, मतलब इन सब चीजों का, विधानमंडल इन सब का सदस्य ना हो, क्योंकि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो सदस्य ना होना चाहिए। अगर कोई सदस्य है भी कि संसद है या विधानसभा है, विधान परिषद, विधानमंडल कहीं पर भी है, तो उसको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, तब वह राज्यपाल के लिए नॉमिनेटेड हो सकता है कि हाँ अब राज्यपाल की अर्हता पूरी कर रहा है, तो प्रेसिडेंट उसको अपने प्रसाद पर्यंत के लिए रख सकता है, चुनाव कर सकता है, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि जो राज्य विधानसभा है उसकी सदस्यता होने की अनुभव होना चाहिए उस लेवल का व्यक्ति, यानी ऐसे कोई राज्यपाल नहीं बनेगा जिस व्यक्ति के अंदर में विधानसभा का सदस्य बनने की क्षमता हो। अब एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है भाई छात्रों कि राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, यानी राज्य के अंदर में कोई व्यक्ति है जो राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? राज्यपाल के लिए अप्लाई होगा, अप्लीकेबल होगा। एक से अधिक बार किसी राज्य या राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है 5 साल के लिए राजस्थान का राज्यपाल बना तो पुनः राज्यपाल बन सकता है, दूसरी जगह का भी राज्यपाल बन सकता है, एक से अधिक राज्यों का भी बन सकता है, 2 राज्यों का भी बन सकता है। अब आर्टिकल हम 159 की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड कर दिया और उसके बाद में फिर जो है उसकी नियुक्ति कर दिया, लेकिन उसको शपथ जो दिलाने का काम है वो उस राज्य के हाई कोर्ट, ठीक है, जो उस राज्य का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके सीजे द्वारा, सीजे मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाया जाता है।
अगर चीफ जस्टिस उस समय मतलब पद खाली है या कोई बात है, तो उसके जस्ट नीचे का मोस्ट सीनियर जज होगा, वह उनको संविधान के संरक्षण, रक्षण और उनकी सुरक्षा की शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल को किस बात की, कि राज्य के अंदर में जो संविधान है उसका संरक्षण, रक्षण और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात करता है। ठीक है, अब हम लोग 159 के बाद 161 पर आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा कि जो राज्यपाल में क्षमा दान की शक्ति है 161 के तहत, यानी उस राज्य के किसी व्यक्ति को अगर कोई भी दंड दे दिया गया है तो उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, मृत्यु दंड भी दे दिया गया हो तो भी उसको क्षमा कर सकता है। दंडादेश के निलंबन के लिए कार्य कर सकता है। ठीक है, और परिहार या लघुकरण की शक्तियां प्रदान कर सकता है, या प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेटेड कर सकता है। कोई क्षमादान है, दंडादेश है कि उसका निलंबन की नहीं, अभी निलंबित किया जाता है। परिहार या लघुकरण कि ठीक है इतने 10 साल का कारावास था तो उसको लघुकरण करके 5 वर्ष, ये सब शक्तियां आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को मिली हुई हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 361 क्या कहता है, 361 क्या कहता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को पद पर रहते हुए, अगर ये दोनों लोग पद पे हैं तो किसी भी कार्य के लिए न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी ये लोग अपने पद पर रहते हुए अगर कोई भी डिसीजन ले लेते हैं तो इनके खिलाफ कोई भी जुडिशरी कमीशन नहीं बैठाया जाएगा कि वो उसके सवाल जवाब दें। यह मामला केवल सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, इनके ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा चलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, कि आपने इनको फला मरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मर्डर, कोई भी फौजदारी मुकदमा, केवल सिविल मुकदमा चल सकता है। ठीक है, आर्टिकल 361। अब मेन जो सवाल आपका बनता है भाई छात्रों कि राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी हैं, आइए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक तो कार्यपालिका शक्ति, क्योंकि वो राज्य के अंदर में जितने कार्य होते हैं उनका सबका हेड होता है। राज्य की जो कार्यपालिका है, जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, उनका हेड राज्यपाल होता है। दूसरी चीज है कुछ विधायी शक्तियां हैं, जब कानून बनने लगता है या संविधान सभा सत्र में नहीं है, ठीक है, या जो विधानसभा है वो सत्र में नहीं, तो उस समय वो कानून लागू कर सकता है। ठीक है, तो विधायी शक्तियां, ऐसे कुछ वित्तीय शक्तियां भी हैं, जैसे धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो बिना राज्यपाल की अनुशंसा के वित्त विधेयक प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता, धन ही नहीं। कुछ न्यायिक शक्तियां उसके पास भी हैं कि अगर कुछ उसको दंड वगैरह हाई कोर्ट या दे दिया गया है तो उसको रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, बाद के लिए टाल सकता है। और साथ ही साथ में कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी, डिस्क्रेशनरी पावर भी उसके पास में होती है, स्वविवेकी शक्तियां। ठीक है, कि आपात लग गया या कोई बात ऐसी आ गई और राष्ट्रपति शासन लागू करना है वहां पे, तो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए भी कर सकता है। तो भाई यहाँ पर ये जो कई शक्तियां, इनका डिवीजन है। आइए 1 to 1 करके हम लोग प्रशासनिक जो शक्तियां हैं या जो उनको हम कार्यपालिका शक्ति कहते हैं वो कैसे उपयोग कर सकता है। तो आर्टिकल 164A 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी जब कहीं पर इलेक्शन हो जाता राज्य के अंदर में और कोई डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन है, तो सबसे वरिष्ठ सलाह के रूप में जो उसमें वरिष्ठ सदस्य होता है, जानकार होता है, तो वो सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ दिला देता है और अपने स्वविवेक से आर्टिकल 164(1) का यूज करते हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है कि जितने लोग जीत करके आए हैं विधायक, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में यानी जो बहुमत प्रस्तुत करता है उसके सामने या उसको पता चलता है तो सबसे पहले टेंटेटिव रूप से मुख्यमंत्री और बाद में फिर जो है वो परमानेंट होता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नियुक्ति की। क्या कुछ नियुक्तियां हैं राज्य के, यानी ये विधायी उसकी शक्ति है कि राज्य के जितने सभी विश्वविद्यालय होते हैं, जितना यूनिवर्सिटी है, और उनका सबका ये कुलाधिपति होता है। यानी कुलपति तो यूनिवर्सिटी के अंदर में बैठता है, लेकिन ये कुलाधिपति है,
यानी सभी विश्वविद्यालयों का, जो राज्य के जितने राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय की नहीं बात हो रही है, राज्य स्तरीय। केंद्रीय में तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, राष्ट्रपति, लेकिन राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति होता है। साथ ही साथ में राज्य लोक सेवा आयोग, जहां से आप लोगों का सिलेक्शन होता है, जीडीसी वगैरह की वैकेंसी निकलती है, तो राज्य लोक सेवा आयोग, उसके सदस्यों को उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करने का काम राज्यपाल का होता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र अगर कहीं पर विफल हो गया, लोग मनमानी करना शुरू कर दिए, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है तुरंत तत्काल प्रभाव से, प्रेसिडेंट को विश्वास में लेकर, ठीक है। तो ये सब दिया है, इसकी शक्तियां प्रशासनिक शक्तियां, इसलिए गवर्नर से लोग डरते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं विधायी शक्तियां कौन कौन सी उसमें है। तो आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174 के तहत क्या है कि विधानसभा सत्र का आह्वान करता है, कि विधानसभा सत्र जैसे शरद सत्र है, वर्षा है, ग्रीष्म सत्र है, तो उन सत्रों पे जो 3 प्रमुख सत्र है उनका आह्वान किया, आज फला डेट से सब लोगों को आना। सत्रावसान कर देता है कि ठीक है ये सत्र समाप्त हुआ या इस दिन ये मैटर है तो भी, या उनका विघटन भी कर सकता है। विधानसभा के ना आप लोग प्रॉपर रूप से अपना जो है दावेदारी नहीं कर पा रहे। अनुच्छेद 213 213 के तहत अध्यादेश लगातार पूछा जाता है कि गवर्नर के अंदर में ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस है अध्यादेश जारी करने, यानी तत्काल किसी कानून की जरूरत पड़ गई भाई छात्रों, और विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है और ज्यादा समय लग रहा है कि इस पे कानून बने, और वास्तव में तत्काल कानून की जरूरत थी, तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता, अध्यादेश जारी किया जा सकता है, इसकी शक्ति को प्रदान है। लेकिन जब विधानसभा सत्र में न चल रहा हो तब, ऐसे नहीं कि विधानसभा चल रहा है फिर भी अपना ये ऑर्डिनेंस नहीं, ये सलाह देंगे और इनसे जो है, और जो वहां पर मंत्रिमंडल के अंदर में और जो कह लीजिए विधानसभा में पारित होगा वैसे कानून बने। लेकिन सत्र अगर नहीं चल रहा है उस दौरान ये काम कर सकते। लेकिन वो जो नियम बन गया, जो ऑर्डिनेंस बन गया, उस अध्यादेश केवल 6 सप्ताह के अंदर विधि द्वारा बना करके पारित करना होता, नहीं तो वो कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी कानून मान लीजिए मंशा बन गई राज्यपाल की, तो ऐसे पूर्ण नहीं होगी, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको शो कराना पड़ेगा। इसी तरीके से वित्तीय शक्ति में बिना राज्यपाल की सिफारिश के, कि जब तक ये लोग जो मुख्यमंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं, जब तक वो सिफारिश नहीं करेंगे एक राज्यपाल से कि सर धन विधेयक प्रस्तुत कर दीजिए, तब तक धन विधेयक जो है उसको पारित ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 110 इसको हम क्या कर सकते हैं, पारित ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के ही अधीन होती है। कोई राज्य में आकस्मिक जो कंसोलिडेटेड फंड ऐसा बना रहता है वो उसी के अधीन रहता है, ठीक है। और अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल किसी वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है, जो बजट विधान है, बजट विधानसभा में प्रस्तुत करा देता है, कि जो बजट को विधानसभा के अंदर में प्रस्तुत कराने का कार्य करता है। तो यानी बजट, यानी आर्टिकल 202। अब हम बात करते हैं कि साथ ही साथ में राज्य वित्त आयोग हो गया, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हो गया, इनकी सबकी जो रिपोर्ट है वह भी विधानसभा में प्रस्तुत कराता है, ठीक है। कि जो भी वित्त आयोग कमीशन बना हुआ है, फाइनेंस कमीशन या नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कि जो कुछ भी लिखते हैं उसको पटल पर रखाने का काम विधानसभा के, वो राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ ग्राम पंचायतों में जो बंद नगर हैं, पालिकाओं, वित्त आयोग, ठीक है, इनका सबका गठन करना और उनके लिए कार्य प्रस्तुत करना, ये भी जो है इसका मेन कार्य होता है, वो मुख्यमंत्री का होता है, ठीक है। तो यह मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल का मुख्य रूप से होगा। अब हम लोग अभी न्यायिक शक्तियों में बताए थे कि आर्टिकल 161 उसके तहत क्या है, इसको राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों को पद पर रहते हुए किसी कार्य के लिए न्यायिक अभियोग
नहीं मतलब जो है भेजा जा सकता है, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं किया जा सकता, न्यायिक शक्ति जुडिशरी पावर 161 है। इसी क्रम में स्वविवेकी, जो उसको डिस्क्रेशनरी पावर जो दी जाती है, स्वविवेकी शक्तियां, वो है कि आपातकाल। तो भाई छात्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ऐसा स्थिति बन जाता है कि राज्य के लोग, राज्य का मुख्यमंत्री अपने ढंग से इतना तांडव करने लगता है कि जो है राज्य में अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो केंद्र सरकार है वो राज्यपाल को पर्याप्त ऑर्डर देती है कि आप इसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। तो आपातकाल लागू होने से देश में क्या है कि राष्ट्रपति का परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है कि अगर कोई विधानसभा जो है क्या करती है, कोई विधेयक पारित करती है, कोई नया चेंजेस करती है, तो उस पटल पे ला करके रखने का काम कौन करता है, वो राज्यपाल करेगा। ठीक है। और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, अगर कोई मंत्रिपरिषद बनी हुई है राज्य स्तर पे उसको बर्खास्त कर सकता है। और इसके गहन के पूर्व, जो गहन अध्ययन है उसके पूर्व जो है मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री को जो अध्यादेश लागू हो गया, कोई नियम कानून लागू हो जाता है, तो पूर्व राष्ट्रपति की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्व राष्ट्रपति उनकी सलाह लेने का काम करता है। वर्तमान राष्ट्रपति को तो करता ही करता है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति की सलाह करने लगता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई छात्रों, इसको एक बार आप अच्छे से सुनते रहिए, नोट कर लीजिए, फिर आपका कभी नहीं। अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3.5 लाख रुपए प्लस अन्य भत्ते मिलते हैं। पदावधि अगर उसकी चल रही है, यानी राज्यपाल पदावधि का कार्य कर रहा है, इस दौरान इन्हीं कोई भी हो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात जैसे अगर किसी प्रेसिडेंट को 3.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो पद पर रहते हुए ऐसा नहीं उसकी वेतन में कटौती कर दिया, भले वृद्ध होगी ठीक है, लेकिन उसका वेतन कटौती नहीं होगा, यानी 3.5 लाख की जगह पर 3 लाख वेतन कर नहीं सकते। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता, यानी 171 अनुच्छेद अगर राज्य विधानमंडल में वो करेगा, क्योंकि जितने भी रिसर्चर हैं सब उसके साथ में होते हैं, तो वो सब मिल करके वहां पर सत्र का आह्वान कर सकता है और उस पर डिस्कशन शुरू कर दें। सहभागिता, जो सहभागिता है और अंश मतलब जो है सहभागिता अंश भी कर सकता है कि इतने इतने लोग इसमें सहभाग करें। और अनुच्छेद 202 के तहत क्या है कि विधानसभा के पास समस्त वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का रखवाने का अधिकार है। जो बजट रखा जाता है उसको रखवाने का काम विधानसभा के लिए कौन करता है, वही प्रेसिडेंट करता है, और वित्तीय आर्थिक विवरण भी प्रस्तुत करने का काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 233 क्या कहता है। इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी जो है या उनका स्थानापन्न ट्रांसफर है या पदोन्नत, यह सब काम भी आर्टिकल 233 के तहत दिया गया है राज्यपाल को। ठीक है। इसी क्रम में आते हैं अनुच्छेद 271 इसके तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श लेने का संबंध है। यानी आर्टिकल 271 के तहत है उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति करना है अगले 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो इस संबंध में कोई जो परामर्श लेना उसका कोई उचित तरीका नहीं है। साथ ही साथ में राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक यानी आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक है, जैसे कोई भी सोना चांदी की जवाहरात है उसको आप बैंक में रखना चाहते हैं, तो धन विधेयक के रूप में आप तभी रख पाएंगे जब आपका पार्टनर भी साथ साथ में होगा। इसी क्रम में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई, तो डॉक्टर बी पट्टाभी सीता रमैया, यही वो पर्सन थे जिनकी कृपा से क्या जो है उत्पन्न हुआ था, किस प्रकार का माहौल बना, वो माहौल बना उसको हम कहते हैं कि
तो छात्रों क्या है कि विधानसभा में प्रस्तुत कर सकता है। और मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो डॉक्टर बी पट्टाभ सीतारमैया जी थे। ठीक है, तो बी पट्टाभ सीतारमैया ये 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक थे। ठीक है, ये वो व्यक्ति थे जो हमारे यहाँ संविधान सभा बनी हुई थी उसके मेंबर भी थे। तो हमारे यहाँ 2-3 ऐसे जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने वो विधानसभा के मेंबर रहे। अब हम बात करते हैं कि एमपी के राज्यपाल जिनके समय में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। एक क्वेश्चन आपको घुमा करके कि पहला कि वर्तमान में कौन है और दूसरा पट्टाभ सीतारमैया प्रथम राज्यपाल, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि कौन कौन से ऐसे राज्यपाल है जिनके समय में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, या ऑप्शन में दे दिए किनके समय में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। तो भैया उसमें नाम आ जाता है श्री सत्यनारायण सिन्हा जी। ये 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक, ये बड़ा जो है विकट काल रहा जब राष्ट्रपति शासन था। इसी में श्री जो है चेपुदिरा, ठीक है, चेपुदिरा मुथाना पुनाचा, तो श्री चेपुदिरा मुथाना पुनाचा ये 17 अगस्त 1978 से लेकर के और 29 अप्रैल 1980 तक का भी इनके पास रहा। और साथ ही साथ में इसमें रहे कुंवर महमूद अली खान। कुंवर महमूद अली खान ये जो है, इनकी बात की जाए 6 फरवरी 1990 से लेकर के और 23 जून 1990, इसके मध्य में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल श्री M.K. चांडी, ठीक है, इनके समय में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो यह रखना है कि जो 3-4 मार्च जो 2-3 दिसंबर था, 2-3-4 दिसंबर, ये सब जो रातें थी वो बड़ी भयानक थी, हजारों लोगों की संख्या में मारे गए थे। तो ये कब था? ये 15/5/1924 से लेकर के और 30/11/1987 थे। और इसी दौरान 84 में ही ये जो है दिसंबर 84 में क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी। उस समय राज्यपाल श्री K.M. चांडी। प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर में तो श्रीमती सरला ग्रेवाल। ये क्वेश्चन कई बार आया है। 1989 से लेकर 1990 तक का सफर इन्होंने किया हुआ, यानी 1 साल से कम का सफर किया। 31 मार्च 1989 को आई और 5 जो है फरवरी 1990 को अलविदा करती, लेकिन प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में श्रीमती सरला ग्रेवाल जी का नाम आया। और द्वितीय महिला राज्यपाल के रूप में देखेंगे तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, कार्यवाहक के रूप में रही हैं। ठीक है, 21 जनवरी 2018, यानी 21 की जहाँ 23 जनवरी है, तो 23 जनवरी 2018 से लेकर के 28 जुलाई 2019 तक रही। और तृतीय महिला भी सेम ही रही। जो तीसरी बार महिला के रूप में राज्यपाल जो है वो पुनः श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पहले कार्यवाहक थी, अतिरिक्त प्रभार के रूप में ये जो है कार्यवाहक के रूप में 1/7/1920 यानी 1 जुलाई 1920 से लेकर के 7 जुलाई 1921 तक का ये जो टाइम पीरियड रहा है, लगभग 1 साल 6 महीने का, उस दौरान ये जो है अतिरिक्त प्रभार के रूप में ग्रहण किया हुआ था मध्य प्रदेश की तीसरी महिला राज्यपाल के रूप में। ठीक है, यानी टोटल मिलाकर के 2 ही महिला राज्यपाल, एक तो आनंदीबेन पटेल जी 2 बार बनी और श्रीमती सरला ग्रेवाल जी 1 बार बनी। अगर हम लोग बात करें वर्तमान में तो मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल वो कौन है? महामहिम श्री गंगूबाई छगन भाई पटेल जी। ठीक है, तो श्री गंगूबाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के वर्तमान में कौन है? ये गवर्नर है, जो कि 8 जुलाई 2021 से वर्तमान तक कार्यरत है। ठीक है, तो अभी भी ये चल रहे हैं। तो इस तरीके से छात्रों ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि जितने लेक्चर को मैंने आपको बना करके भेजा है, जो आप जो है अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से तैयार करें, क्योंकि इस बार के टेस्टों में इन प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे ताकि आपकी बेहतर पकड़ और बन सके। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।